नमस्ते। कभी सोचा है, हमारी दुनिया का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है, फिर भी हम हमेशा पानी की कमी की बात क्यों करते रहते हैं? ये थोड़ी अजीब बात है ना? है ना? चलिए, आज इसी पहेली को भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हकीकत ये है, अगर दुनिया का सारा पानी एक जगह इकट्ठा कर लें तो उसमें से 96.5% तो समंदर का खारा पानी है, और जो पानी हम पी सकते हैं जिससे खेती होती है, मतलब मीठा पानी, वो सिर्फ 2.5% है। जी हाँ, बस इतना सा। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है कि जब ग्रह पर इतना पानी है तो फिर ये संकट कैसा? ये पानी की कमी या जल दुर्लभता जैसी बातें आखिर आ कहां से रही हैं? चलिए, सबसे पहले इसी विरोधाभास को समझते हैं। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? ये जल की कमी, इसका असली मतलब क्या है? असल में ना, पानी की कमी के पीछे एक नहीं, कई वजह हैं। देखिए, आबादी बढ़ रही है तो जाहिर है पानी की ज़रूरत भी बढ़ रही है। फिर ज़्यादा अनाज उगाने के लिए खेतों में बेहिसाब पानी इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे जो शहर और फैक्ट्रियां हैं वो तो जैसे पानी के स्रोतों को निचोड़ ही रही हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई बहुत दूर के भविष्य की बात है। अनुमान ये है कि 2025 तक भारत के कई बड़े हिस्से ऐसे होंगे जहां पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होगी। मतलब स्थिति वाकई में गंभीर है। तो सवाल उठता है, इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए किया क्या गया? अच्छा, आज़ादी के बाद नए भारत ने एक बहुत बड़ा सपना देखा। एक ऐसा सपना जो नदियों को काबू में करके देश की तकदीर बदलने वाला था। और वो सपना था बड़े बड़े डैम बनाने का। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो इन्हें बड़े गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर का नाम दिया था। जरा सोचिए, इन डैम से कितनी उम्मीदें लगाई गई होंगी। और ये प्रोजेक्ट्स वाकई में बहुत बड़े थे। आज भी हमारे देश की लगभग 22% बिजली इन्हीं मंदिरों से पैदा होती है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी के साथ होता है, इसका भी एक दूसरा स्या पहलू था। हाँ, एक तरफ तो इन डैम ने सिंचाई के लिए पानी दिया, बिजली बनाई, बाढ़ से बचाया, लेकिन दूसरी तरफ इनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लाखों लोगों को अपने घर, अपनी जमीन, अपने जंगल, सब कुछ खोना पड़ा। और जाहिर है, जब विकास की कीमत इतनी बड़ी हो तो सवाल तो उठेंगे ही, आवाजें भी उठेंगी। और यहीं से शुरुआत हुई बड़े बड़े सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े आंदोलनों की। इन आंदोलनों में से जो एक नाम सबसे ज्यादा उभर कर आया वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर डैम के खिलाफ था, जिसमें किसान, आदिवासी, मानवाधिकार कार्यकर्ता सबके सब एक साथ आ गए थे। और मजे की बात यह है कि ये आंदोलन शुरू तो हुआ था जंगलों और पर्यावरण को बचाने के नाम पर बहुत जल्दी इसका फोकस बदल गया। ये उन लाखों लोगों के अधिकारों की लड़ाई बन गया जिनका घर-बार, जिनकी जमीनें, सब कुछ इन बड़े डैम की वजह से डूबने वाला था। तो क्या बड़े डैम ही अकेला रास्ता है? शायद नहीं। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और भारत के उस सदियों पुराने ज्ञान को देखते हैं जहां पानी की हर बूंद को बचाने की समझदारी छुपी हुई है। हमारे पूर्वजों के पास पानी बचाने के बड़े ही कमाल के तरीके थे। जैसे पश्चिमी हिमालय में पहाड़ों से आने वाले पानी का रास्ता बदलने के लिए गुल या कुल नाम की छोटी छोटी नहरें बना दी जाती थीं। राजस्थान में खादीन और जोहड़ जैसे गड्ढे बनाकर बारिश का पानी जमा किया जाता था। मतलब बंगाल से लेकर मेघालय तक हर इलाके का अपना एक देसी और असरदार जुगाड़ था। खासकर राजस्थान की एक तकनीक तो लाजवाब है, जिसे कहते हैं टांका। कल्पना कीजिए, हर घर के आंगन के नीचे एक बड़ा सा अंडरग्राउंड टैंक बनाया और वो पाइप के जरिए सीधे छत से जुड़ा हुआ है। तो जब भी बारिश होती है, सारा पानी बहकर सीधा उसी टैंक में जमा हो जाता है। और पता है, इस जमा किए हुए पानी को वहां क्या कहते हैं? पालर पानी। और इसे वहां के लोग कुदरती पानी का सबसे शुद्ध रूप, एक तरह से प्रकृति का तोहफा मानते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी ही हैरान करने वाली बात सुनिए। मेघालय में शिलोंग, ये शहर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक, चेरापूंजी के बिल्कुल पास है। लेकिन इसके बावजूद यहां पीने के पानी की भयंकर कमी है ना? एकदम अजीब बात। तो फिर इसका हल क्या निकला? वही हमारा पुराना पारंपरिक ज्ञान। आज शिलांग में लगभग हर घर में छत पर पानी इकट्ठा करने का सिस्टम लगा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे शहर की करीब करीब 15 से 25% पानी की जरूरत पूरी हो रही है। तो अब तक हमने दो अलग अलग तस्वीरें देखी। एक तरफ हैं विशालकाय डैम और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स,
और दूसरी तरफ हैं छोटे, स्थानीय और पारंपरिक तरीके। तो सवाल ये है कि भविष्य का रास्ता कौन सा है? मोटे तौर पर देखें तो हमारे सामने दो रास्ते साफ नजर आते हैं। पहला रास्ता है बड़े सेंट्रलाइज्ड महंगे प्रोजेक्ट्स का, और दूसरा रास्ता है छोटे, स्थानीय, टिकाऊ और समुदाय की भागीदारी से चलने वाले समाधानों का। तो सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि पानी के मामले में एक सुरक्षित भविष्य के लिए भारत को आखिर कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वाला रास्ता, या फिर वो रास्ता जो हमारी अपनी जड़ों में छिपे ज्ञान से निकलता है? शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।